Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to this class Laboratory Work SSP 501. ये लिबर्टी का काम है। इसमें हम कुछ काम थ्योरेटिकल करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल करेंगे और ये काम करवाने के लिए यानी लिबर्टी वर्क के लिए दो टीचर्स आपको असाइन किए गए हैं। कुछ काम मैं आपको करवाऊंगा और कुछ डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब आपको काम करवाएंगे। पहला वीक जो है ना, ये जो करंट वीक है ये मेरे ज़िम्मे और अगला वीक जो है ना ये डॉक्टर सज्जाद साहब आप काम करवाएंगे। इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर पहला पार्ट है सिंथेसिस ऑफ बल्क सैंपल्स, यानी हम सैंपल कैसे बनाएंगे, सैंपल फैब्रिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लिबर्टी वर्क के अंदर यानी इस काम के अंदर होती है। क्योंकि ज़ाहिर है जो डिग्री जिसमें आपने एडमिशन लिया है ये एक एक्सपेरिमेंटल मतलब एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, जिसमें आप लोग रिसर्च करते हो, आप लोग अपने सैंपल्स बनाते हो और उनकी टेस्टिंग करते हो, उनके डिफरेंट फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो और फिर आप उन प्रॉपर्टीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्यून करते हो ताकि आप उनसे से बेहतर काम ले सकें और आप उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, जिसके लिए आप अपने सैंपल्स को खुद तैयार करते हो। तो सैंपल फैब्रिकेशन के बेटा दो तरीके होते हैं मेजर, जो आप लोगों ने पहले अपने थिन फिल्म के कोर्स में पढ़े होंगे। मतलब कुछ पीवीडी मेथड्स होते हैं, कुछ सीवीडी मेथड्स होते हैं। सीवीडी का मतलब है केमिकल बेस्ड मेथड होते हैं। तो जो केमिकल बेस्ड मेथड्स हैं इनमें से हम दो मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है सोल जेल बेस्ड मेथड्स, मतलब सोल जेल मेथड्स, इन तरीकों से हम सैंपल्स कैसे बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि सॉलिड स्टेट मेथड यानी सॉलिड स्टेट रिएक्शन मेथड से हम सैंपल कैसे बना सकते हैं। ये दोनों मेथड्स मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये हम पहले जो दो लेक्चर्स हैं ना इनके दौरान हम इन मेथड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पीवीडी मेथड्स हैं यानी फिजिकल वेपर डेपोजिशन मेथड्स हैं, जिसमें स्पटरिंग आता है और इवेपोरेशन आती है। इवेपोरेशन के थ्रू हम सैंपल कैसे बनाते हैं, नॉर्मली थिन फिल्म्स हम इन तरीकों से बनाते हैं, यानी स्पटरिंग के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू हम थिन फिल्म्स तैयार करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। डॉक्टर सज्जाद साहब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जो है ना कुछ स्टेप्स जो है ना सबस्ट्रेट क्लीनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो ना वीएसएम के बारे में पढ़ेंगे कि वीएसएम का डिज़ाइन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं। और इलिप्सोमेट्री में हम पढ़ेंगे जो फिल्म्स हम तैयार करेंगे उनकी थिकनेस हम कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रिस्टलोग्राफी की तरफ मूव करेंगे। इनमें बहुत सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रा ओवरलैप कर रही हैं, वो आपके कोर्स वर्क में भी आप एक्सआरडी के कोर्स में पढ़ चुके हैं और लैब्स के अंदर भी मौजूद हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता होगा, मे भी कुछ चीज़ें आपके लिए नई यहाँ पे आएँ। तो स्ट्रक्चर फैक्टर्स के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इसके बाद हम जो ना स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में भी मेरा ख्याल है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नई चीज़ आप इस कोर्स में पढ़ेंगे वो होंगे पार्ट्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, यानी एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और कौन से पैरामीटर्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे अहम काम जो इस कोर्स में हम करेंगे वो होगा कि हम अपने डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स की इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, यानी क्यूबिक सिस्टम को हम कैसे एनालाइज करेंगे और बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक को कैसे एनालाइज करेंगे, एफसीसी को, और हेक्सागोनल सिस्टम की हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, यानी हम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जब हम सैंपल बना लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सैंपल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कैसा है, उनकी शेप्स कैसी हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो इसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे और जो केमिकल कंपोजिशन है सैंपल्स की उसके लिए हम EDX यानी एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो तकनीक है ना वो यूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखेंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा को प्लॉट कैसे करते हैं और उसको अपनी जो है ना चॉइस के मुताबिक हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कर्व फिटिंग वगैरह हम कैसे करते हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सैंपल प्रिपरेशन के जो दो मेजर मेथड्स हैं, सोल जेल मेथड और सॉलिड स्टेट मेथड, ये हम इंशाल्लाह पहले यहाँ पे करेंगे। सर वेट लैब यूज करना सीखेंगे।
जी जी बोलें। हम मैटलैब यूज करना सीखेंगे क्या इस कोर्स में? नहीं, मैटलैब इसका पार्ट नहीं है बच्चा। ओके सर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है ना, ओरिजिन बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंशाल्लाह, और हाई स्कोर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम ओके सर। जी बच्चों, सोल जेल जो सिंथेसिस है ना, इस मेथड की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यानी सोल जेल सिंथेसिस में हम जब सैंपल तैयार करते हैं तो सैंपल तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब कौन से केमिकल चाहिए होते हैं और कौन सा ऑपरेटर चाहिए होता है, ये सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। कि इसके लिए हम केमिकल रीजेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कुछ हम जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, या इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जब आप केमिकल इक्वेशन की शक्ल में बात करते हैं तो आप इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर ज़ाहिर है प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स के तौर पर हम इस मेथड के अंदर जो है ना डिफरेंट साल्ट्स यूज़ करते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं? जिस तरह अगर फर्ज करें आपको अपने सैंपल के अंदर आयरन चाहिए, तो आप आयरन का कोई साल्ट यूज़ करेंगे, यानी इसके लिए आप आयरन नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, आप आयरन क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, आप आयरन सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, आयरन एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपको फर्ज करें निकल चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर, यानी आपके सैंपल के अंदर निकल होनी चाहिए, तो उसके लिए आप निकल का कोई सोर्स यूज़ करेंगे, यानी निकल का कोई साल्ट यूज़ करेंगे। तो निकल का साल्ट मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए निकल सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, निकल कार्बोनेट अगर अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, निकल नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये जो मेथड है ना सोल जेल मेथड, इसके अंदर हमने सोल्यूशन तैयार करना होता है, यानी हमने इन साल्ट्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना होता है। इसलिए पहली जो प्रेफरेंस होती है ना, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम साल्ट ऐसे चूज करेंगे जो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सके, यानी सोल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट बन सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा साल्ट चूज करेंगे और जिसका हमारे पास प्रॉपर सॉल्वेंट भी अवेलेबल हो। आम तौर पर हम इसमें वाटर जो है ना, डीआयोनाइज्ड वाटर, इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट साल्ट्स है ना वो नाइट्रेट्स होते हैं, या सल्फेट्स होते हैं, या क्लोराइड्स होते हैं। ये ऐसे साल्ट्स हैं जो कि डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर आसानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। और बाज ऐसे भी साल्ट्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो उसको फिर हमने क्या करना पड़ता है कि उनको हमें कुछ एसिड्स के अंदर डिजॉल्व करना पड़ता है, या हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिस तरह इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो उनके अंदर फिर हम जो है इनको डिजॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन है कोई? जी सर सर आपने कहा है कि जो वाटर है ना, कुछ सारे सॉल्ट्स इस तरह के होते हैं हमारे पास जो वाटर में जो है वो डिजॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर ये इस तरह की बात है तो फिर हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? ज्यादातर जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर जो साल्ट्स है ना वो इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। कुछ नहीं होते, मैंने बात किया कि कुछ नहीं होते, जो नहीं होते उनके लिए फिर जाहिर है कि हमें जो ना वो दूसरे जो सॉल्वेंट्स है ना वो यूज करने पड़ते हैं। जी सर, फाइन सर। सर आपने सोल्यूशन के बारे में कहा कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तो जी ट्रांसपेरेंट मींस फिजिकली ट्रांसपेरेंट के लाइट पास कर सके या कुछ और? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि उसके अंदर से लाइट पास कर सके, और जो सल्यूट हमने उसमें डिजॉल्व किए ना वो प्रॉपरली उसमें डिजॉल्व हो गए हों, यानी वो नीचे ना बैठे हों, या उसको वो धुंधला ना कर दें। ज़ाहिर अगर उसने उसको धुंधला कर दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि जो सल्यूट है ना वो उसमें मुनासिब तरीके से डिजॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वो उसके अंदर मौजूद है या उसके नीचे बैठ गया हुआ ना। सर कोई खास वजह कि हमें उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिल्कुल, NaCl जब इस ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मकदार में। बात सुने जरा ना, ट्रांसपेरेंट जब एक हमारा जो सल्यूट है ना अगर वो प्रॉपरली डिजॉल्व हो गया ना, यानी प्रॉपर डिजॉल्व होने से मुराद ये होता है कि उसकी आयनाइजेशन हो गई है, यानी वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया ना तो उसका मतलब ये हो गया कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। जब तक वो उसमें मुनासिब तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं, वो धुंधला सा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जो ना वो वैसे ही मौजूद होंगे, अनडिजॉल्व होंगे। जस्ट लाइक जिस तरह ओके चीनी सर। पानी में नहीं नजर आती। तो बच्चों इसमें इस मेथड के अंदर हम जो ना डिफरेंट फ्यूल एजेंट्स यूज़ करते हैं। फ्यूल एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा
कि फ्यूल एजेंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इग्निशन का बायस बनते हैं, और वो एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे पास वो जल सी बन जाती है ना, तो उसको वो बर्न कर देते हैं और हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे मटेरियल के अंदर जो है ना एक क्रिस्टलाइन जो फेज है ना वो डेवलप हो जाती है। और सरफेक्टेंट्स कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जो अगर हम अपने सोल्यूशन के अंदर यूज करें तो उससे जो पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो मतलब कंट्रोल होता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें भी हम आगे चल के इनको देखते हैं कि ये कैसे साइज कंट्रोल होता है। ग्लासवेयर इसमें हम यूज करते हैं, ज़्यादा बीकर वगैरह यूज होते हैं। और अपरेटसिस जो मेन इसमें चाहिए, आपको डिजिटल बैलेंस चाहिए प्रिसाइज मिकदार में, चूंकि आपने वेट्स करना होता है, यहाँ पे मेजर करना होता है अपने इंग्रेडिएंट्स को, तो उसके लिए आपको एक प्रिसाइज किस्म का डिजिटल बैलेंस चाहिए। और चूंकि ये सोल्यूशन बेस्ड मेथड है और बाद दफ़ा हमें यहाँ पे मटेरियल की पीएच कंट्रोल करनी पड़ती है, तो पीएच कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे पीएच मीटर चाहिए। हार्ड प्लेट और मैग्नेटिक स्टरर इसमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अपने मटेरियल को ज़ाहिर है कि इवेपोरेट करना होता है, हीट करना होता है, जिसके लिए हमें हार्ड प्लेट चाहिए होती है। और इस सारे सेटअप को हम एक फ्यूम हुड के अंदर रखते हैं, और फ्यूम हुड ज़ाहिर है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फ्राहम करता है, और वहाँ पे जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं वो हम एग्जॉस्ट की मदद से, फ्यूम हुड के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो कि वहाँ से जो टॉक्सिक गैसेस है ना उनको वहाँ से वो लिबरेट करता है और उनको बाहर फेंकता है। फर्नेसी चाहिए होती है यहाँ पे, चूंकि हमने सैंपल को बाद दफ़ा हीट करना होता है, उसकी कैल्सिनेशन करनी होती है, सिंटरिंग करनी होती है, जिसके लिए हम फर्नेसी यूज़ करते हैं। और एंड पे जब आप पाउडर सैंपल तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारी करेक्टराइजेशन के लिए आप अपने पाउडर सैंपल को पैलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए आपके पास एक पैलेट फॉर्मेशन का सेटअप होना चाहिए। ये कैसा होता है ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये बच्चों आपके सामने कुछ चीजें नजर आ रही हैं। इन दिस स्लाइड आई वांट टू शो यू सम apparatus which is used for the fabrication of samples using Sol-Gelato combustion method. So first here you see a digital balance. Digital balance is used for the accurate measurement of ingredients, reactants, masses, because sometimes we have to measure our masses in the form of milligrams and sometimes in the form of micrograms. तो माइक्रोग्राम्स और मिलीग्राम्स में अगर आपने मैसेज को मेजर करना है तो जाहिर है ये बहुत मतलब छोटी मिकदार है, तो इसके लिए आपको प्रिसाइज किस्म के जो है ना डिजिटल बैलेंस यूज करने पड़ते हैं। और जब आप अपना सैंपल तैयार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको उसको ग्राइंड करते हैं, उसके पार्टिकल के साइज को, शेप को होमोजेनाइज करने के लिए आप एक मॉर्टर एंड पेस्टल यूज करते हैं। एगेट मॉर्टर एंड पेस्टल इसको बोलते हैं। अगेट बेसिकली वो मटेरियल है जिस मटेरियल का ये बना होता है, और मॉर्टर एंड पेस्टल ये बेसिकली वही अपरेटस है जो कि आप घर में चटनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैब्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए और उसके साइज को यूनिफॉर्म करने के लिए। जैसे बच्चों अभी मैं आपको बता रहा था कि इस मेथड के अंदर हम एक हार्ड प्लेट यूज करते हैं। तो इस शक्ल में आप एक हार्ड प्लेट देख रहे हैं, ये एक हार्ड प्लेट है हमारे पास। इसके फ्रंट पैनल के ऊपर आपको दो नॉब्स नजर आ रही हैं। ये पहली नॉब है जो कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल करती है। आमतौर पर जो हम हार्ड प्लेट यूज करते हैं ना लैब के अंदर, इनका जो टेम्परेचर है ना वो हम 350 डिग्री सेल्सियस, या बाज ऐसी हार्ड प्लेट्स हैं सॉरी जिनका टेम्परेचर हम 400 डिग्री सेल्सियस तक जो ना वो सेट कर सकते हैं। तो ये नाब टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होती है, और ये नाब जो है ना ये होती है स्टरिंग कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो सोल्यूशन जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में आपके पास सोल्यूशन है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो ना बाद दफा बिल्कुल वाइट कलर में होता है, बाद दफा ये पिंकिश होता है, बाद दफा येलोश होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसको हम स्टरिंग करते हैं इस मैग्नेटिक स्टरर की मदद से। मैग्नेटिक स्टरर क्या, ये एक तरह का मैग्नेट होता है, जिस तरह का बार मैग्नेट होता है। तो इस तरह हम इस मैग्नेट को इसके अंदर रख देते हैं, और होता क्या बच्चों, इस हार्ड प्लेट के अंदर जो है ना इसके अंदर भी एक प्लेट लगी हुई है, वो भी मैग्नेट है। हम क्या करते हैं कि इस नॉब की मदद से ना उस मैग्नेटिक प्लेट की रोटेशन को सेट करते हैं। तो जब हम उस मैग्नेटिक प्लेट को रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस नाप को हमने यहाँ पे सेट कर दिया 50 के ऊपर, इसका मतलब ये है
कि वो जो मैग्नेटिक प्लेट है ना इसके अंदर वो 50 टाइम्स पर मिनट रोटेट करेगी। तो जब वो प्लेट रोटेट करेगी तो उसके साथ ये जो मैग्नेट है ना ये भी रोटेट करेगा। तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि हम इस सॉल्यूशन को मुसलसल हिला रहे हैं, मुसलसल हम इसकी स्टरिंग कर रहे हैं। और मुसलसल हिलाने का और स्टरिंग करने का मकसद ही होता है कि हमारे सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म हीट मिले, क्योंकि यूनिफॉर्म हीट नहीं मिलेगी तो जो पार्टिकल्स की ग्रोथ है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को इस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व किया हुआ है। तो अब उनके जब आयंस बने हैं तो उन आयंस ने दोबारा से इकट्ठा होकर पार्टिकल्स की फॉर्म में ग्रो करना है। तो जब उनकी स्टरिंग यूनिफॉर्म होगी, उनको हीट यूनिफॉर्म तरीके से मिलेगी, तो इसके रिजल्टेंटली यहाँ पे जो पार्टिकल्स ग्रो करेंगे ना वो भी यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो करेंगे। अदरवाइज अगर इसकी स्टरिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, हमारे सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म हीट नहीं मिलेगी, तो उसके नतीजे में जो पार्टिकल्स की ग्रोथ होगी ना वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये बच्चों एक चैम्बर आपको नजर आ रहा है, इसको हम फ्यूम हुड बोलते हैं। इसके अंदर हम हार्ड प्लेट को रखते हैं और ये ऊपर आपको ये एग्जॉस्ट फैन लगा नजर आ रहा है कि जिसकी मदद से जो गैसेज यहाँ से लिबरेट होती हैं, जो गैसेज निकलती हैं ना वो एग्जॉस्ट फैन की मदद से बाहर जो ना निकाल दी जाती हैं। क्योंकि बाज दफा जब स्टरिंग होती है ना तो इसके दौरान बड़ी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। अगर फर्ज करें हमने क्लोराइड्स यूज किए हुए हैं तो क्लोराइड्स के लिए यहाँ पे क्लोरीन गैस ने निकलना है। अगर हमने सल्फेट यूज किए हुए हैं तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, सल्फर मोनोऑक्साइड गैस निकल सकती है जो कि टॉक्सिक होती है। तो उन गैसों को जो है ना बाहर फिजा में फेंकना जरूरी होता है, अदरवाइज अगर हम उसको इनहेल करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी सेहत के लिए वो खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे एक शीशे की जो ना ये विंडो आपको लगी नजर आ रही है, इस विंडो को क्लोज कर दिया जाता है जब इसके अंदर आप जो ना हार्ड प्लेट पर रख के तो इवेपोरेट करवा रहे होते हैं अपने सॉल्वेंट्स को। यहाँ बच्चों एक आपको फर्नेस नजर आ रही है, ये मफल फर्नेस है, नेबरथर्म कंपनी का नाम है जिसकी ये फर्नेस है, जर्मनी की ये बनी हुई है और इसको मफल फर्नेस बोलते हैं। ये फ्रंट इसका टेम्परेचर कंट्रोल पैनल है जिसकी मदद से हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं कि आप कितने टेम्परेचर तक अपने मटेरियल को हीट अप करना चाह रहे हैं। ये वाली स्पेसिफिक फर्नेस जो आपको नजर आ रही है ना ये 3000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस तक मटेरियल्स को हीट कर सकती है। तो हम इस कंट्रोल पैनल की मदद से इसका टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए हमने इसको हीट करना है वो हम इसकी मदद से यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना ये एक ऐसा डाई का सिस्टम होता है कि जिसकी मदद से हम जो है ना अपनी पैलेट्स तैयार करते हैं और पैलेट्स तैयार करने के लिए हम एक डाई यूज करते हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे जितनी फोर्स हमने लगानी है वो फोर्स हम इस स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस कहलाता है। ये बिल्कुल जो हाइड्रोलिक जैक होता है ना उसी तरीके से ये काम करता है और इस स्केल की मदद से हम जो है ना जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं इसके ऊपर वो हम मेजर कर सकते हैं। और ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि हमारा जो पाउडर सैंपल होता है ना वो पैलेट्स की फॉर्म में यानी हार्ड फॉर्म में जो ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जी बच्चों अब देखें ये जो है ना यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक हार्ड प्लेट है, ठीक है, ये दो नाब्स है यहाँ पे और ये इसके ऊपर हमने एक सोल्यूशन जो ना वो तैयार किया हुआ है। ये एक रियल क्लिप है, ठीक है ना। ये आपके किसी सीनियर स्टूडेंट ने जब अपना सैंपल तैयार किया तो उसने ये क्लिप जो ना वो बनाया हुआ। आपको मैं ये दिखाता हूँ ताकि आपको इन्हें एक्चुअल पता चले कि ये काम कैसे करती है और मतलब इसका जो ना वो प्रोसीजर क्या है। अभी मैंने बताया आपको ये जो दो नाब्स हैं यहाँ पे इनके अपने अपने काम है। तो कोई एक स्टूडेंट आप में से अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए कि ये जो दोनों नाब्स हैं इनका क्या काम है। सर ये जो लेफ्ट में बनी हुई नॉब ये बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है और जो राइट में हमारे पास नॉब ये जो इसके अंदर हॉट प्लेट के अंदर जो है वो एक मैग्नेटिक प्लेट लगी होती है उसकी रोटेशन को सेट करने के लिए। और जो है वो हम एक मैग्नेट भी यूज करते हैं ताकि जो है पूरे का पूरे सोल्यूशन को जो है वो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर जो है मिले। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ना वो वाटर है, हमने वाटर के अंदर जो ना अपने सल्यूट्स को डिजॉल्व किया हुआ है, यानी हमने अपने रिएक्टेंट्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया हुआ है। तो
what would you like to prefer? How much temperature will you set for that purpose if you have used water as a solvent in this case? Greater than 100 Celsius. Sir, less than 100 degree because हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम 100 डिग्री से कम रखना पसंद evaporate हो करें। जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 100 डिग्री पे जाएंगे तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा और ये बाहर गिरना शुरू कर देगा और हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो है ना नॉर्मली ये करते हैं कि जब तक ये स्टरिंग हो रही होती है ना, हम इसका टेम्परेचर जो है ना वो 95 डिग्री सेल्सियस तक सेट करते हैं। ठीक है, आमतौर पर बीकर में यहाँ पे तो आप जो ना ये आपको बहुत कम सोल्यूशन नजर आ रहा है। शुरू में ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और आपको ये कई घंटों तक, बाज दफा 2 घंटे तक, बाज दफा 3 घंटे तक, 4 घंटे तक मुसलसल स्टरिंग करनी पड़ती है और साथ हीटिंग करना पड़ता है। और 3-4 घंटों के बाद इसकी जो ना वॉल्यूम कम होता है और एंड पे क्या होता है कि इसमें जो ना वो जेल सी बन जाती है और जब इसमें जेल बन जाए तो फिर हम इसमें से जो ना स्टरिंग स्टॉप कर देते हैं और जो स्टरर है ना वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, ये साथ स्टरिंग हो रही है और साथ जो है ना ये इवेपोरेट, यहाँ पे आपको फ्यूम्स निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। ये जो ऊपर है ना एग्जॉस्ट की मदद से वो बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ना ये मैग्नेटिक स्टरर जो है ना ये काम करता है, यानी हार्ड प्लेट काम करती है। और एट द एंड जब ये जेल बन जाती है तो अगर हमने इसमें कोई फ्यूल एजेंट यूज किया हुआ है तो, अगर फ्यूल एजेंट यूज नहीं किया हुआ तो फिर ये इसकी बर्निंग नहीं होगी, जस्ट ये वैसे ही आखिर में ना हमें ड्राई पाउडर हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई फ्यूल एजेंट यूज किया हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि उस फ्यूल एजेंट की वजह से ना एंड पे जाके ना तो हमारी जो जेल है ना वो बर्न करना शुरू कर देगी और बर्न करने के नतीजे में देखें यहाँ पे आपको जो बर्निंग नजर आ रही है और जेल जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बर्न कर जाएगी। और बर्न करने के बाद एंड पे आपको इस बीकर के अंदर एक पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल है ना वो मिल जाएगा और इसको आप यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और मार्टर एंड पेस्टल में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लेंगे और आपका सैंपल जो है ना वो फर्दर करेक्टराइजेशन के लिए तैयार होगा। सर जी बच्चों को अलाउ कर दें, वो वेटिंग में लगे हुए हैं। सर ये बर्निंग में तो कुछ नहीं होता। नहीं, बर्निंग में कुछ नहीं होना। बर्निंग में क्या होना है? ये मींस के जो हमारा सैंपल है उसको हमने पाउडर फॉर्म नहीं लेना है। सर 100 पार्टिसिपेंट्स वाला बड़ा मसला बन रहा है सर। 100 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अलाउ नहीं हो रहे। भाई जी हमने असूल रख लिया जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये असूल ठीक नहीं है। नहीं सर, ये सबके साथ, लेकिन ये कभी उन कभी बच्चों के लिए होना चाहिए डिसमिस हो जो जाता है तो फिर तो बंदा क्या करे। ठीक है, नहीं मैं इसका हल निकाल लूंगा। ये ना इस वीक में वो मुझे पता नहीं चला, वो पैकेज जो ना वो अचानक एंड हो गया। मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ये मसला नहीं होगा। आज वाले बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे ना उनको ज़ाहिर है ये रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा आज के लेक्चर की, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लें, इसी पे गुजारा करें। लेकिन इंशाल्लाह कल से मसला नहीं होगा। इसको हम जो ना इसका पैकेज जो ना एक्टिवेट करवाते हैं, वो 100 से ज़्यादा वाले मसला जो ना हल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये जो ना इस स्लाइड के ऊपर आपको एक स्कीमेटिक नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्कीमेटिक है एक सोल्जल मेथड की। इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके जो प्रिकर्सर्स हैं यानी वो मटेरियल हैं जिनको आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है और डिज़ोल्व करने के बाद आपके पास एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इस तरह का सोल्यूशन बन जाएगा। जब आपके पास सोल्यूशन ये बन गया और आपने इसकी स्टरिंग कर ली है ना, तो स्टरिंग करने के बाद यानी जब इसकी मिकदार जो है ना वो अराउंड जितनी इसकी इनिशियल मिकदार है ना, अगर उसका वो 1/3 हो गई है ना, तो 1/3 होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी थिन फिल्म तैयार करें, यानी आप इसको पाउडर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, या तो आप इसकी मुसलसल स्टरिंग करते रहें और आप इसको कंप्लीटली ड्राई कर लें या आप इसके कंबस्चन करवा लें, तो एंड पे आपको ना इस तरीके का पाउडर मिलेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप पाउडर हासिल नहीं करना चाह रहे, आप इसकी फिल्म तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जब इसकी मिकदार यानी सोल्यूशन की मिकदार स्टरिंग के बाद 1/3 रह जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने सबस्ट्रेट को इस बीकर के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद जो है ना, डिप कोटिंग की मदद से इस सबस्ट्रेट के ऊपर फिल्म डिपॉजिट हो जाएगी। इसके लिए आपको 5 to 10 मिनट जो सबस्ट्रेट है ना उसको डिप करना होगा अपने सॉल्यूशन के अंदर। जब आप 5 to 10 मिनट के बाद इस सबस्ट्रेट को बाहर निकालेंगे तो यू विल सी दैट sufficient amount of material has been deposited on your substrate, so your thin film is ready for analysis. इसके लिए कोई वैक्यूम प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा नहीं, क्या? इस मेथड के लिए ये वाला जो मेथड है ना, जो केमिकल मेथड्स है ना, केमिकल मेथड्स का यही तो फायदा है। या इसी तरीके से तो आप डिफरेंशिएट करते हैं ना केमिकल मेथड्स को जो फिजिकल मेथड्स है ना उनसे। जो फिजिकल मेथड्स हैं उन मेथड्स के अंदर आपको वैक्यूम चाहिए होता है, जबकि ये जो केमिकल मेथड है ना इसके अंदर आपको वैक्यूम नहीं चाहिए होता। ये आप वैक्यूम के बगैर फिल्म तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है ना अपने इस सॉल्यूशन को यूज करके तो स्पिन कोटिंग की मदद से, एक हमारे पास स्पिन कोटर अपरेटस भी होता है लैब के अंदर, आप उसमें क्या करते हैं कि जो सबस्ट्रेट है ना उसको आप इस स्पिन कोटर के जो बेस है ना उसके साथ चिपका देते हैं, और ड्रॉप बाई ड्रॉप जो आपका सॉल्यूशन है ना उसको आप इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं, और साथ साथ आप इसको रोटेट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। तो जाहिर है कि जब आपका जो सबस्ट्रेट है वो रोटेट कर रहा होता है, जस्ट लाइक चक्की, जिस तरीके से एक चक्की वो चल रही होती है, या एक लट्टू है फर्ज करें, वो एक स्पिन कर रहा होता है बड़ी स्पीड के साथ, तो उसके ऊपर अगर आप एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड या ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन फेंकेंगे ना, तो जो ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रेड होके वो पूरे सबस्ट्रेट के ऊपर जो ना यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बहुत सारे जो ड्रॉप्स हैं ना उनको इस सबस्ट्रेट के ऊपर फेंकेंगे तो वो स्प्रेड होके इस फिल्म के ऊपर जो है ना एक यूनिफॉर्म जो थिकनेस की फिल्म है ना वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस मेथड को यूज करते हुए पाउडर भी हासिल कर सकते हैं और आप थिन फिल्म तैयार कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जब हम सॉल्यूशन को बर्न करते हैं तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें चेंजिंग नहीं हो जाती? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वुड को करते हैं तो वो कार्बन में चेंज हो जाता है, इसी तरह हमारा ये जलाने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं हो जाएगी? इसमें चेंज नहीं होती, इसमें जो कंबस्शन होती है ना बल्कि वो हमें हेल्प करती है अपना मटेरियल बनाने में, अपने मटेरियल की क्रिस्टलाइन फेज डेवलप करने के लिए। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोई भी जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, जब आप उनको मिलाते हैं ना तो अक्सर औकात नई चीज बनाने के लिए यू नीड अ हाई टेम्परेचर, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो आपका मटेरियल बनेगा, अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं देंगे तो आपका मटेरियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको हाई टेम्परेचर दें। ठीक है सर बट बर्निंग से डिकम्पोजिशन भी तो हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट ही बिल्कुल चेंज हो गई। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाज मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो हर सिस्टम की, हर ऑपरेटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ फायदे होते हैं, ज़्यादा कुछ नुकसान होते हैं। तो इस मेथड में हम ऐसे मटेरियल ही बना सकते हैं जो कि सफिशिएंट जो टेम्परेचर है ना उसको सस्टेन कर सके। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक और स्कीमेटिक है। ये इस तरह की स्कीमेटिक ज़ाहिर है ये मेथड बहुत सारे लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। तो बहुत सारी जो स्कीमेटिक्स है ना आपको नेट से मिल जाती हैं, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने ये मेथड यूज़ किया हुआ है और क्या क्या जो चीज़ें हैं ना वो बनाई हुई हैं। तो इसमें जो हम साल्ट यूज़ कर सकते हैं ना, उसमें मेटल अल्क ऑक्साइड भी होते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है और पॉली कंडेंसेशन होती है तो फिर हमारे पास ये सोल बनती है, और इस सोल को फर्दर जो ना हम कोटिंग के जरिए हम थिन फिल्म तैयार कर सकते हैं, या हम इसको फर्दर जो ना हीट करके इस सोल को जेल में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये सोल क्या होती है और जेल क्या होती है इसको अभी हम फर्दर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि इस स्टेप में हमारे पास सोल बनी है और फर्दर जो ना आगे जाके वो जेल बनती है। जब ये हमारे पास जेल बन जाए तो इसको अगर हम जो ना सिंपल फर्दर हीट करें और इवेपोरेशन के थ्रू क्या होगा कि ये जो जेल है ना ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये पाउडर में कन्वर्ट होगी आप इसकी फर्दर हीटिंग करें, इसकी सिंटरिंग करें, तो इसके नतीजे में आपको स्फेरिकल फॉर्म में पार्टिकल मिल सकते हैं,
या आपको रॉड शेप में जो मटेरियल है ना वो मिल सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आपके पास ये जेल बन जाती है तो आप इसको जो ना सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो ना वो लो टेम्परेचर पे आप इसको जो ना ले आते हैं या फ़ौरन ही आप इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, सडनली आप इसको कूल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ज़ाहिर है जो जेल है ना वो उसी फॉर्म में अपने आप को जो ना वो कंडेंस कर लेती है। तो इस तरीके के जो आपके पास शेप्स बनती हैं इनको फिर आप जो ना एरोजेल जो ना वो बोलते हैं। और इस मेथड में जब आपके पास सोल बन जाती है तो आप को प्रेसिपिटेशन मेथड के जरिए जो ना यहाँ पे यूनिफॉर्म किस्म का पाउडर भी हासिल कर सकते हैं, यानी आप इसकी प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। और ये पीपीटीज कैसे बनते हैं, यानी प्रेसिपिटेट्स कैसे बनते हैं, इसकी ज़ाहिर है वो अलहदा केमिस्ट्री है कि हमारे पास बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब आप उनको दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं तो उनका केमिकल रिएक्शन फौरन होता है और इसके नतीजे में यू गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और इसी तरह जब आपके पास ये सोल बन जाए तो जैसे मैंने कहा है आपको कि आप जो ना फाइबर्स तैयार कर सकते हैं, स्पिन कोटर जो मशीन है ना उसकी उसको यूज करते हुए आप थिन फिल्म्स तैयार कर सकते हैं। जी बच्चों, ये लाइनें लगाने का शौक किसने पूरा किया यहाँ पे? ये बच्चों आपके पास एक और स्केमेटिक है, ठीक है। इस स्केमेटिक में भी देखें कि हम डिफरेंट जो है ना वो रूट अडॉप्ट करते हुए पहले स्टेप में हमने यहाँ पे ये सोल्यूशन तैयार किया प्रीकर्सर्स का, हीटिंग और स्टरिंग के थ्रू हमने जो ना ये सोल तैयार की है और सोल को फर्दर हीट करने से हमारे पास जेल बनती है और जेल के बाद जब आप इसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे कंबस्चन होती है और कंबस्चन के बाद हमें यहाँ पे ऐश मिलती है, यानी कि हमारा जो पाउडर है ना वो बर्न हो जाता है और हमें यहाँ पे पाउडर फॉर्म में मटेरियल मिलता है। इस पाउडर फॉर्म को हम एक मॉर्टर एंड पेस्टल में डाल के ग्राइंड करते हैं ताकि इसका जो साइज है वो यूनिफॉर्म हो जाए और ग्राइंडिंग के बाद हमारे पास जो पाउडर होगा उसकी हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं। कैल्सिनेशन के लिए आप इसको फर्नेस में रखेंगे और कैल्सिनेशन का मकसद ये होता है कि अगर हमारे पाउडर के अंदर कोई मॉइस्चर बचा हुआ है या उसके अंदर कोई अनबर्न्ड स्पीशीज मौजूद हैं तो वो भी बर्न हो जाए, यानी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम इसको फर्नेस में रखेंगे और फर्नेस में से निकालने के बाद अक्सर जो है ना वो पाउडर का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाता है और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम इस पाउडर को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर प्रेस करके दो पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और पैलेट्स को बाज़ दफ़ा हमें सिंटर करना पड़ता है। सिंटरिंग का मतलब ये होता है कि अगर जो पैलेट है ना वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक है तो हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यानी उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए उसकी सिंटरिंग करते हैं, यानी हम उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं ताकि वो पुख्ता हो जाए। सिंटरिंग का प्रोसेस बेसिकली वही होता है जो ईंटें बनाने वाले लोग करते हैं कि जो कच्ची ईंटें होती हैं ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि भट्टी के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीटमेंट करके तो उनको जो ना पुख्ता करते हैं और वही प्रोसेस जिसका सिंटरिंग कहलाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें सिंटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मेथड के अंदर ना, जब हम ये पैलेट बना लेते हैं ना तो वो इटसेल्फ बहुत पुख्ता होती है और मतलब उसको हमें जो ना सिंटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम ये पैलेट बना लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं होती, यानी जो मटेरियल है वो इस किस्म का होता है कि वो आपस में ना अच्छे तरीके से डेंस नहीं होता, यानी आपस में ये चिपकता नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये मटेरियल आपस में चिपकेगा नहीं तो ये क्या होता है कि हैंडलिंग के दौरान ही जो पैलेट है ना ये टूट सकती है कि हम इसको एक जगह से उठा के फर्स्ट करें दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं या हम इसको सैंपल होल्डर के अंदर रखते हैं या फर्स्ट करें हमने इसकी एक्सआरडी करनी है हम इसको एक्सआरडी चैम्बर में रखते हैं ना, तो ये रखने के दौरान ही ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए इसकी ब्रेकेज से बचाने के लिए इसकी सिंटरिंग जरूरी होती है। बाज़ दफ़ा जब हम इसकी सिंटरिंग कर लेंगे तो देन आवर पैलेट विल बी मच हार्डर दैट इट कैन नॉट ब्रेक ड्यूरिंग एनालिसिस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो हमारा पाउडर फॉर्म में सैंपल तैयार हो रहा है इसकी जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर का जाहिर है अगर कोई ऐसा इसमें इंग्रेडिएंट शामिल है तो
इसका अपना भी तो कोई सब्लिमेशन पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा अगेन, और अगर उसका जो इसमें कोई चीज़ दोबारा शामिल है जो नहीं निकल सकी ग्राइंडिंग ऐश वाले प्रोसेस से पहले तक, तो इस सिलसिले में हम क्या करेंगे? हम जिन मटेरियल के साथ डील कर रहे होते हैं ना, हमें ज़ाहिर है कि उनके बारे में जो बुनियादी मालूमात है ना, उनका पहले से पता होना चाहिए। और इस सिलसिले में रूल ये है कि जो भी हम इनको हाई टेम्परेचर देंगे ना, वो इनके इन मटेरियल्स के मेल्टिंग पॉइंट से या उनके सब्लिमेशन टेम्परेचर से जो है ना वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमें पता है कि ये जो मटेरियल है ना 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सब्लिमेशन हो जाएगी, तो हम 1000 पे कभी भी नहीं जाएंगे। हम 1000 का 2/3 जो टेम्परेचर है ना वो मैक्सिमम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी मटेरियल के बारे में पता हो कि ये इस मटेरियल का ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उसके 2/3 टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे, उससे ज़्यादा हम उसको हीट नहीं करेंगे। और ये बात याद रखें कि जो मेल्टिंग पॉइंट का 2/3 टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर तक ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाता है। अगर इसमें कोई ऐसा कंटेमिनेंट हो जो मतलब इसके 2/3 से ऊपर जाए, तब जाके वो मतलब इसमें इवेपोरेट हो जाए या निकल जाए, तो इस हमने सिलसिले में क्या होगा? उसके लिए हम कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। हम इस मेथड को जो हीटिंग वाला मेथड है वो यूज नहीं करेंगे। हम उसके लिए कोई जो फिजिकल वेपर वाले मेथड है वो यूज करेंगे, केमिकल मेथड यूज नहीं करेंगे। सर जी ये जो ऐश है इसके बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो ऐश इटसेल्फ ग्राइंड नहीं होती, पहले उसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो ग्राइंडिंग की? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो है ना जो पाउडर फार्म हमें मिलता है ना वो ऑलरेडी बहुत फाइन होता है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वो फाइन नहीं होता, हमें उसको ना ग्राइंड करना पड़ता है। अच्छा बच्चों, अब इस मेथड को यूज़ करते हुए ना मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि हम कोई मटेरियल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर हम बनाना चाह रहे हैं निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स NiFe2O4, ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स बनाऊँ यूजिंग सोल जेल कंबस्चन मेथड, यानी मैं इसकी आखिर में ना कंबस्चन करवाऊंगा और कंबस्चन के थ्रू मैं जो ना निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स तैयार करूंगा। तो बच्चों इस मेथड में ये बात याद रखें, जहन में रखें कि ये जो सोल जेल बेस्ड मेथड्स है ना, दीज आर बेस्ट मेथड्स टू प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, नैनो पार्टिकल्स के लिए ये बेस्ट मेथड जो है ना वो तस्वर की जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट है ना, जो भी आपका सैंपल बनता है, जो मटेरियल बनता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है ना वो नैनो पार्टिकल की रेंज में रहता है। और नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आप सबको आनी चाहिए। और ये बात याद रखें कि नैनो पार्टिकल्स हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं कि जिनका जो साइज है ना वो जीरो तो खैर नहीं होता, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक जो है ना वो साइज रहे। अगर किसी पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से कम है तो आप उसे नैनो पार्टिकल कह सकते हैं। अगर जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से ऊपर चला गया तो जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं वो उसको नैनो पार्टिकल नहीं कहते, उसको उसका जो साइज है ना वो माइक्रोमीटर रेंज में चला जाता है। इसलिए जो है ना नैनो पार्टिकल्स के लिए जो साइज है ना वो 100 नैनोमीटर से कम रहना चाहिए। और नैनो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक इमर्जिंग फील्ड है कि अब बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिनके नैनो पार्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स के अंदर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू देयर बल्क काउंटर पार्ट्स। यानी अगर हम उसी मटेरियल को बल्क फॉर्म में इस्तेमाल करें तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर हम उसी मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स तैयार कर लें तो उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसलिए आजकल जो लोग हैं ना हर मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स तैयार करके तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये जो सोल जेल बेस्ड मेथड्स है ना ये बहुत बेहतर तस्वर किए जाते हैं। तो बच्चों फर्ज करें कि आपको ये टास्क दिया गया कि आप जो ना निकल फेराइट के नैनो पार्टिकल्स तैयार करें, तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, यानी बेसिक चीजें आपको क्या चाहिए होंगी। ज़ाहिर है इसके लिए कुछ आपको केमिकल रीजेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। केमिकल रीजेंट से क्या मुराद है कि देखें हमारी जो प्रोडक्ट है ना जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें निकल चाहिए
और उसके अंदर हमें आयरन चाहिए, मतलब निकल मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो हमें निकल का सोर्स चाहिए और हमें आयरन का सोर्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई निकल का साल्ट यूज करेंगे और हम कोई आयरन का साल्ट जो है ना वो यूज करेंगे। निकल के साल्ट के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम निकल नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह आयरन के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम आयरन नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। तो ये जो निकल नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट्स, ये बेसिकली सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हमारे पास फर्ज करें लैब के अंदर नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हो सकती हैं। हम यहाँ पे निकल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, हम आयरन क्लोराइड यूज कर सकते हैं, हम निकल सल्फेट यूज कर सकते हैं, हम आयरन सल्फेट यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए देखना हमने ये होता है कि जो हमने सॉल्वेंट यूज करना है, यानी जिसके अंदर हमने इन साल्ट्स को डिजॉल्व करना है, उसके अंदर ये डिजॉल्व हो सकती हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट करें डी आयोनाइज्ड वाटर यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट, तो देखना यह है कि निकल नाइट्रेट उस डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता हो, और इसी तरह जो आयरन नाइट्रेट है वो भी उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकता हो। इसी तरह चूंकि मैं ये कंबस्टन बेस्ड मेथड यूज कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे साथ एक फ्यूल एजेंट भी चाहिए होगा। फ्यूल एजेंट्स क्या होते हैं बच्चों? फ्यूल एजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इग्निशन का बायस बनते हैं, यानी जो बर्निंग की जो ना एबिलिटी रखते हैं, जो बर्न हो सकते हैं। जब ये बर्न होते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर डिवेल्प करने के लिए। तो आम तौर पर हम जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है ना, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, वो एज ए फ्यूल एजेंट यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पता है आपको, जो ऑर्गेनिक ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, और ये जो मटेरियल है ये बर्न कर सकते हैं। जिस तरीके से पता है आपको, ये जो पेट्रोल हैं, जो डीजल हैं, जो मिट्टी का तेल है, ये सारे के सारे मतलब ऑर्गेनिक, वो तो खैर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। जिस तरीके से यूरिया है, ठीक है, ग्लाइसिन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये भी जल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो फ्यूल एजेंट यूज करेंगे वो होंगे यूरिया, हम यूज कर सकते हैं, हम ग्लाइसिन यूज कर सकते हैं, और हम सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो ये तीन मैंने आपको बताए हैं मटेरियल डिफरेंट, जो कि हम यहाँ पे बतौर सॉल्वेंट यूज करते हैं, यूरिया, ग्लाइसिन और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सर, सिट्रिक एसिड लिक्विड है या सॉलिड? जी, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये तीनों जो मैंने बताए आपको, ये तीनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, मेरा ये एक हम क्वेश्चन था जी पूछें। सर, आपने बताया कि बल्क पार्टिकल और नैनो पार्टिकल जब हम इनके तैयार करते हैं बल्क पार्टिकल से, तो प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। मैंने पूछना ये था कि जैसे ये सामने हमारे पड़ा हुआ है एक सैंपल, तो इसका सर क्या प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ सकती है? यानी स्ट्रक्चर वाइज आ सकती है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, बल्क और नैनो को अगर हम कंपेयर करें तो इस पे थोड़ा सा सर वजाहत करें। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो तो आमतौर पर चेंज नहीं होता। बल्क फॉर्म में हम मटेरियल को तैयार करें या हम जो है ना उसको नैनो पार्टिकल फॉर्म में तैयार करें, जो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना वो तो चेंज नहीं होता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका वही रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो सकती है। मसलन इसकी ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। ज्यादातर ये होता है कि मटेरियल का जो ना वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें ये हर एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी पूरी, आपको पता है हमारे सेंटर के अंदर एक MS हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, और वो बच्चे सारी ये बातें बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि ये एक बहुत वसी फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी की, कि नैनो पार्टिकल्स में बेसिकली होता क्या है। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बाकी आप इसको नेट से सर्च करें या मतलब किसी और टाइम में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा टाइम के लिए वो बात नहीं बता सकता। सिर्फ मैं आपको मतलब थोड़ा सा हिंट देता जाऊं। होता यह है कि जब आप नैनो पार्टिकल्स तैयार करते हैं ना किसी भी मटेरियल के, तो उस मटेरियल की जो है ना सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट फैसिनेटिंग चीज है इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, वो ये है कि व्हेन वी प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल, देन इट्स सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इज इंक्रीज्ड।
ठीक है, तो जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। चेंज होने की रीजन ये होती है कि बच्चों मटेरियल की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सरफेस डिपेंडेंट होती हैं। यानी मटेरियल की जो सरफेस होती है ना, मटेरियल की जो सरफेस होती है वही जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज को डिजाइन करने में अपना पार्ट प्ले कर रही होती है। जो इंटीरियर होता है ना किसी मटेरियल का, वो अपना इतना पार्ट प्ले नहीं कर रहा होता। इसलिए जब हम किसी भी चीज को बारीक कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम पीस लेते हैं, उसके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स तैयार करते हैं, हम उसके नैनो पार्टिकल्स तैयार कर लेते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स तैयार करने से क्या हुआ है कि हमने उसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ा दी है, यानी उसकी ज्यादा जो सरफेस है ना वो एक्सपोज हो गई है। तो जब उसकी ज्यादा सरफेस एक्सपोज हो गई है तो इसका मतलब यह है कि अब हम उसे ज्यादा मुफीद काम ले सकते हैं। सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। घरों में आप लोग जो ना बादाम का शरबत, बादाम को आप पीस पीस के जो ना वो बारीक करके ना, तो फिर आप उसका शरबत तैयार करते हैं। वजह क्या होती है, आप ये चाहते हैं कि आप उस बादाम के हर पार्टिकल की एनर्जी को यूटिलाइज करें। तो उस बादाम के हर पार्टिकल की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है कि आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स तैयार करें और उसकी मैक्सिमम जो सरफेस है ना वो एक्सपोज हो। ठीक है, इसी तरह गजा जो आप खाना खाते हैं, आप उसको पीस पीस के बारीक कर लेते हैं ताकि आप उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें और उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है ना वो एक्सपोज हो सके। ठीक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है ना, मतलब जो जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी मटेरियल के, वही जो है ना मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिजाइन करने में अपना पार्ट प्ले करते हैं। जो इंटीरियर के अंदर मतलब पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आमतौर पर जो है ना वो अपना पार्ट प्ले नहीं करते। इस वजह से जब हम नैनो पार्टिकल्स तैयार करते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, क्योंकि उसकी सरफेस ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। अब ये काम होता कैसे है, जब ये जो मैंने बात की है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है, तो ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ने से क्या मुराद है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो उसके लिए फिर आप मेहरबानी करके जब सेंटर तशरीफ लाएंगे तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो मैं आपसे मजीद डिस्कशन करूंगा और आपको मैं फिजिकली जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे जो है ना वो नैनो पार्टिकल्स की केस में सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको इससे ज्यादा इसके ऊपर नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरा टास्क है और मैंने बहुत सारी बातें बतानी है। थैंक यू सर। जी बच्चों, इसमें ज़ाहिर है कि हम फ्यूल एजेंट यूज़ करेंगे, ग्लासवेयर में ज़ाहिर हम बीकर वगैरह यूज़ करेंगे और अपरेटस के अंदर हम जो ना इसमें डिजिटल बैलेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बड़ी प्रिसाइज मिकदार में मेजर करना होता है अपने इंग्रेडिएंट्स को। पीएच मीटर यूज़ करेंगे, हॉट प्लेट और मैग्नेटिक स्टर यूज़ करेंगे, यानी अगर आप ये पार्टिकल तैयार करना चाह रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो हमने सिंगल बात की ना कि निकल फ्राइड नैनो पार्टिकल्स आपने तैयार करने हैं। आमतौर पर हम एक पूरी सीरीज तैयार करते होते हैं, हम अकेला जो ना वो निकल फ्राइड तैयार नहीं करते, हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं। सीरीज तैयार करने से क्या मुराद है कि यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निकल 1 - X कोबाल्ट X Fe2O4। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है बच्चों, इससे मुराद यह है कि मैं निकल साइड पे कोबाल्ट की सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, यानी X की वैल्यू यहाँ पे आपको आगे लिखी नजर आ रही है कि लिखा हुआ है X की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, 0.2 पुट कर सकते हैं, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 पुट कर सकते हैं। तो जब आप X की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, कोई बताएगा आप में से? 0। निकल 0 हो जाएगा सर। निकल 0 और फिर कोबाल्ट 1। सारे बच्चों का जवाब गलत है, इन सब को 0 नंबर। निकल 1 आएगा, कोबाल्ट 0 हो जाएगा और बाकी वैसे तो वैसे Fe2O4। बाकी वैसे के वैसे नहीं, बाकी भी चेंज हो गए। हाँ, बाकी ये वैसे रहेंगे। ठीक है बात, यानी जब आप 0 पुट करेंगे तो कोबाल्ट 0 होगा। इसका मतलब है जो आपका पहला सैंपल होगा इस सीरीज का वो होगा NiFe2O4, यानी निकल फेराइड बनेगा आपके पास। ठीक है सर आपने 1 पुट करने को कहा था ना कि 0। अरे जनाब मैंने 0 कहा था। आपने 0 कहा था। आपने 1 कहा था। सर आपने 1 कहा था, सर चलो कोई आपने बात माना था।
सर आपने 1 1 कहा था। अच्छा यार सॉरी, अगर मैंने 1 कहा था तो ठीक है, फिर जवाब ठीक है। आई एम सॉरी, अगर मैंने 1 कहा था तो आप सर सोई तो ना गए। अच्छा चलें, आप इसको दोबारा सुन के कंफर्म कर दें, मुझे नहीं अभी याद मैंने क्या कहा था। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। अगर x हम 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है कि कोबाल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो पहला सैंपल बनेगा वो निकल NiFe2O4 बनेगा। इसी तरह जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे तो 0.2 पुट करने से क्या मुराद है कि निकल हमारे पास क्या आ जाएगा, Ni 0.8 1/2 शाबाश, ये निकल 0.8 आ जाएगा और कोबाल्ट यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ठीक है। यानी 20% कोबाल्ट और 80% निकल होगा उस सैंपल के अंदर और बाकी Fe2O4 रहेगा। इसी तरह जो तीसरा सैंपल होगा इस सीरीज में वो हमारा हो जाएगा Ni 0.6 यानी 60%, कोबाल्ट 0.4 और Fe2O4। इसी तरह हम चलते जाएंगे और एंड पे जब हम 1 पुट करेंगे तो अब निकल यहाँ पे 0 हो जाएगा और आखिरी सैंपल हमारे पास होगा कोबाल्ट यानी COFe2O4। तो इस तरीके से हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं, यानी हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं, यानी हम निकल फेराइट से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कोबाल्ट फेराइट। तो जब हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं, एक पूरा सैंपल की एक सीरीज तैयार कर लेते हैं, जिस सीरीज के अंदर हमारा पहला सैंपल निकल फेराइट है, आखिरी सैंपल कोबाल्ट फेराइट है, जो दरमियान वाले सैंपल्स हैं उनमें हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, निकल की मिकदार को कम करते जा रहे हैं और कोबाल्ट की मिकदार को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से एक पूरी सीरीज बच्चों तैयार करते हैं ना, तो तब हमें आइडिया होता है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है। मसलन जो निकल फेराइट है, जो पहला सैंपल है इस सीरीज का, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, और जो आखिरी सैंपल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, और जो दरमियान वाले सैंपल्स हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। या ये भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम एक ग्रेजुअली सीरीज को मतलब चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम ग्रेजुअली कोबाल्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और निकल को कम करते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने एक सिस्टमेटिक वे में सीरीज तैयार की है, क्या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसी तरीके से चेंज हो रहा है, क्या इसका ऑप्टिकल बिहेवियर भी इसी तरीके से चेंज होता है, क्या इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो भी ऐसे ही चेंज होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मटेरियल जो ना वो तैयार करते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो ना वो कोई काम ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको जो ना एंड पे जाके बताऊंगा कि मटेरियल की जो है ना बिहेवियर में कैसे चेंज आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स और रिप्रेजेंट करता है जी सर ये सीरीज हम चेंज भी कर सकते हैं। बच्चों ये तो एक एग्जांपल है ना यार, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी बना सकते हैं। जी और क्वेश्चन कोई शाबाश पूछे। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जो एमफिल में जो हम वर्क करते हैं रिसर्च, ये ऑलरेडी जो हो चुका है, यानी कि फाइंडिंग हो चुकी है उस पर रिसर्च करते हैं या न्यू फाइंडिंग करते हैं? जो काम तो पहले हो चुका है, अगर आप वही दोबारा करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने जस्ट उसको कॉपी किया है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको चले एक इतना फ़ायदा है कि आपको वो तकनीक आ गई है जो आपको पहले नहीं आती थी, आपने सीख लिया, लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको उसकी कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, आपको उस पर कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने वही काम किया जो पहले लोग कर चुके हैं। तो उसकी बेस पे चले आपको हो सकता है डिग्री मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपका वो काम किसी इंटरनेशनल जर्नल में छपेगा नहीं, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका काम कहलाए तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें नया होना चाहिए, कोई तकनीक आपने उसमें नई यूज करनी चाहिए, कोई सैंपल फैब्रिकेशन के अंदर उसमें कोई वैरायटी आनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन नजर आनी चाहिए, चाहे वो 10% ही कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, 20% ही नई कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। जब तक उसमें कोई नया नहीं होगा तो वो काम आप किसी इंटरनेशनल जर्नल में छाप नहीं सकेंगे, और जब तक आपका आर्टिकल नहीं छपेगा तब तक आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनका यही थीम होता है कि मैं नया काम करूं ताकि मेरा आर्टिकल जो ना किसी अच्छे जर्नल के अंदर छपे।
तो बच्चों इस काम के अंदर देखें ना, अब हमने चूंकि कोबाल्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना है तो यहाँ पे हमें कोबाल्ट का सोर्स भी चाहिए। तो हम कोबाल्ट के सोर्स के लिए यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी वही चीजें जो हम जो ना पहले यूज करते रहे, निकल नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट यूज करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट, और कुछ फ्यूल एजेंट यूज करेंगे। और फ्यूल एजेंट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि हम जो ना ग्लाइसिन यूज कर सकते हैं, यूरिया यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है इधर कि अगर हम जो फर्नेस है वो यूज करें तो हमें फ्यूल एजेंट यूज करने की क्या जरूरत है? फर्नेस में भी तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। जब आपने फ्यूल एजेंट यूज कर ली है ना, तो हो सकता है कि आपको जो है ना फर्नेस यूज ना करनी पड़े। यही इस मेथड का फायदा होता है। फर्नेस एक ऑप्शनल होती है, बार दफा जो है ना फर्नेस एक ऑप्शनल होती है। अगर बनने के दौरान ही, अगर मटेरियल फैब्रिकेशन के दौरान ही वहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हम फर्नेस के इस्तेमाल से बच जाते हैं, हम अपना सैंपल जल्दी तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारी बर्निंग हो गई है, वहां पे कंबस्चन हो गई अच्छी खासी, वहां पे हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया और हम श्योर हैं कि इतना हाई टेम्परेचर वहां पे जनरेट हो गया और हमारे मटेरियल का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होगा, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू डू नॉट नीड टू यूज द फर्नेस नाउ। और यही इस मेथड का फायदा है कि इस मेथड के अंदर आप जो है ना जो फ्यूल एजेंट यूज करते हैं ना, वही मतलब इतना टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं कि वहां पे जो है ना आपको फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाज मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके लिए जो फ्यूल हम यूज करते हैं ना, उन फ्यूल्स की वजह से वहां पे ना मुनासिब तरीके से कंबस्चन नहीं हो पाती। मतलब बाज दफा कंबस्चन हो जाती है, बल्कि अक्सर हो जाती है, लेकिन बाज दफा कंबस्चन नहीं हो पाती। वो मटेरियल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है जो हमने दूसरे उसमें डाले हुए हैं मटेरियल। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें जो फ्यूल एजेंट्स हैं उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, जो फ्यूल एजेंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा मिकदार में फ्यूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर हमें फर्नेस यूज करनी पड़ेगी। और बाज दफा ये होता है कि ज्यादा मिकदार में फ्यूल एजेंट यूज करने का नुकसान ये होता है कि जो फ्यूल एजेंट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी हमारे सैंपल के अंदर एज एन इम्प्योरिटी आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं कि जो फ्यूल एजेंट्स होते हैं ना, उनको हमने सिर्फ उतनी मिकदार में यूज कर सकते हैं कि वो हमारे असल जो मटेरियल है जो हम बनाना चाह रहे हैं ना, वो उसकी कंपोजिशन को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, फाइन सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये जो मेथड है ना सोल्जल प्रोसेस, इसके जो अब थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ या इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ, और इसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व है, जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो थोड़ा सा आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जो आपने चीज़ें एग्जाम बतानी होती हैं, लिखनी होती हैं कि ये मेथड बेसिकली है क्या। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। वैसे तो इसकी लंबी चौड़ी थ्योरी आप जो है ना वो नेट से देख सकते हैं। This process has been used since many decades, यानी ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये कई सदियों से, कई दहाइयों से यूज हो रहा है। Versatility of this process was reintroduced when glass was prepared in 1970s using this process without high temperature। यानी ये कहता है कि वैसे तो ये दहाइयों से ये मेथड जो ना यूज हो रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, लेकिन इसमें जो वर्सेटैलिटी है ना वो 1970s में आई, जब साइंसदानों ने इस मेथड को यूज करते हुए जो है ना हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किए बगैर ग्लास को तैयार कर लिया। आमतौर पर ग्लास यानी शीशे को तैयार करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना, लेकिन साइंसदानों ने यही मेथड यूज करते हुए लो टेम्परेचर के ऊपर जो ना निस्बतन ग्लास को तैयार कर दिया। और यही मैंने अभी अब बता रहा था, जब ये रुस्तम साहब ने क्वेश्चन किया, मैं बता रहा था कि इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आप जो ना एक्सटर्नली यानी फर्नेस के बगैर आप जो ना फ्यूल एजेंट वगैरह यूज करके तो वहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर जो है ना मतलब फर्नेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस मेथड इज करंटली बीइंग यूज्ड टू मेक सेरामिक्स, यानी आप सेरामिक्स तैयार कर सकते हैं, पाउडर्स तैयार कर सकते हैं, थिन फिल्म्स, फाइबर्स, नैनो पार्टिकल्स वगैरह मतलब तैयार कर सकते हैं। और आजकल जैसे मैं आपको बता रहा था कि नैनो पार्टिकल्स तैयार करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो ना इस मेथड को बहुत सारे लोग जो ना सारी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसमें आपने देख लिया कि जो अपरेटस यूज होता है, जो सिस्टम यूज होते हैं, वो बहुत सिंपल है और आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं, वो चीप होते हैं। इसमें कोई महंगा अपरेटस नहीं चाहिए, कोई महंगा सिस्टम इसमें नहीं चाहिए होता।
सर जी मैंने पूछना था। हाँ जी, दोबारा माइक ऑन करें और पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जी आप यहाँ पर है करंटली बीइंग यूज्ड टू मेक सिरामिक्स, जो ये सर जी हमारे बर्तन बनते हैं सिरामिक्स के, जिस तरह कप होते हैं, प्याली, पिरचे वगैरह, हम चाय पीते हैं इनमें, तो ये इसी टेक्निक को यूज करके बनते हैं नहीं वो। नहीं, वो अलग चीज है। ये सिरामिक्स सिर्फ उनको नहीं कहते। सिरामिक्स जो है ना, बहुत सारे जो मटेरियल हैं, जिस तरह अभी मैंने जो लिखा हुआ था, जो निकल फेराइट है ना, NiFe2O4, वो भी सिरामिक्स। ठीक है, सिरामिक्स कोई सिर्फ ये मट्टी का बर्तन नहीं होते, बेशुमार चीजें हैं जो सिरामिक्स की कैटेगरी में आती हैं। सिरामिक्स बहुत वसी टर्म है। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, सोल इज ए कोलाइडल फॉर्म, यानी सोल क्या चीज होती है? सोल कहता है कि कोलाइडल फॉर्म होती है। कोलाइडल फॉर्म क्या होती है? द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, यानी जब हम ये सोल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो अपनी डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। और कहता है द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, यानी जब ये हम सोल तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है ना, वो भी अपना एक्ट नहीं करती हैं, इसलिए वो नीचे पैंदे में नहीं बैठते हैं और वो जो है ना सस्पेंडेड यानी हवा में मुल्लक रहते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे जो वांडर वाल फोर्सेज है ना, वो मौजूद होती हैं, या उसमें सरफेस चार्जेस मौजूद होते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि सोल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों से होगा, जो लोग इस मेथड से सैंपल तैयार करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा जब आपका फाइनल डिफेंस होगा एमफिल का, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आमतौर पर बच्चों से किया जाता है कि सोल है क्या चीज, तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आप ये इसकी मुख्तसर डेफिनेशन याद रखें कि आप इसको सिंपली कह सकते हैं द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आर कह सकते हैं कि आर मोलेकुलर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आयंस इन ए सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर जो ना सॉलिड पार्टिकल जो ना वो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं, तो उसको हम सोल कहेंगे। यानी ये नहीं कहना, अक्सर बच्चे ये कह देते हैं सर यहाँ पे जो सोल आ रहा है ना, ये सोल्यूशन का एब्रीविएशन है, यानी हम पूरा सोल्यूशन बोलने की बजाय यहाँ पे सोल कह देते हैं। नहीं, यहाँ पे जो सोल है वो सोल्यूशन की एब्रीविएशन के तौर पे नहीं आपने इसको डिफाइन करना, बल्कि इसकी डेफिनेशन ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडेड पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये हमें मतलब सोल देती है। और जेल क्या होती है? जब हम इस सोल को हीट करते हैं, तो यही जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, ये आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं, और वो जो नेटवर्क है ना, ये बेसिकली जेल कहलाता है। ए जेल इज ए सेमी रिजिड मास दैट फॉर्म्स व्हेन सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल बिगिंस टू इवेपोरेट, कि जब सोल में से जो सॉल्वेंट्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, एंड द पार्टिकल्स आर आयंस लेफ्ट बिहाइंड begin to join to form a continuous network, यानी जो पार्टिकल्स या आयंस बाकी रह जाते हैं वो आपस में मिलकर एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना देते हैं। तो दैट नेटवर्क ऑफ सोल पार्टिकल्स इज नोन एज जेल। जी सर, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड में से हमें सोडियम चाहिए तो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी, क्लोरीन गैस। बट अगर हमें क्लोरीन चाहिए और सोडियम को हम निकालना चाहते हैं, और तो हम जब ये जेल बनाएंगे तो एवापोरेशन में तो हमारी क्लोरीन निकल जाएगी, तो हम फिर ये प्रोसेस नहीं यूज करेंगे। यार, सोडियम क्लोराइड की तो मैंने कहीं बात नहीं की यहाँ पे। सर निकल क्लोराइड कर लें, मेरा मतलब ये है कि अगर हमारी कोई ऐसी चीज जो हम रखना चाहते हैं लेकिन वो एवापोरेशन से निकल जाए, तो हम फिर ये प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें ये जो मेथड है ना, ये नॉर्मली हम जो ना मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ओके, मेटल ऑक्साइड के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। अगर आपने उसमें कोई गैसियस कंटेंट्स रखने हैं तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अदर मेथड्स। ओके सर। This is a wet chemical technique that uses either a chemical solution or colloidal particles, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, to produce an integrated network. Salts of metals are typical precursors, यानी यहाँ पे हम जो ना precursors के तौर पर यानी reactants के तौर पर हमें metals का कोई source चाहिए होता है, और उस metal के source के तौर पर हम जो ना उन metals के salts को यहाँ पे use करते हैं। They undergo hydrolysis एंड पॉलीकंडेंसेशन, यानी पहले उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वो वाटर के अंदर जाके वो आयोनाइज होते हैं, उनके आयोनाइजेशन होती है,
और फिर वो आपस में कंडेंस होते हैं। जैसे जैसे वहां से सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है तो उनकी आपस में कंडेंसेशन होती जाती है टू फॉर्म ए कोलाइड, a system composed of nanoparticles dispersed in a solvent. The soul evolves then towards the formation of an inorganic continuous network containing a liquid phase, which is known as a gel. Formation of metal oxide involves connecting the metal centers with oxo, MOM, or hydroxo bridges. ये बच्चों यहाँ पे ऑफ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो ना आर आना है, ठीक है, गलती से ऑफ लिखा हुआ है। यानी होता क्या है बेसिकली यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जिस तरह ये MOM टाइप ब्रिजेस बनते हैं, यानी ये कोई मेटल आयन है, ये भी मेटल आयन है और दरमियान में ऑक्सीजन आयन है, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सो ब्रिजेस। ऑक्सो मतलब दोनों तरफ मेटल आयन है, दरमियान में आ गई है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सो ब्रिजेस कहलाते हैं। यानी या हमारे पास ऑक्सो ब्रिजेस बनते हैं या हमारे पास हाइड्रोक्सो ब्रिजेस बनते हैं। हाइड्रोक्सो ब्रिज क्या होता है कि यहाँ पे दरमियान में हाइड्रोक्सल आयन होता है और दोनों तरफ मेटल आयन्स होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सो ब्रिजेस या हाइड्रोक्सो ब्रिजेस बनते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारी यहाँ पे एंड पे हमें चाहिए होती है। Therefore, generating metal oxo or metal hydroxo polymers in solution. After a drying process, liquid phase is removed from the gel. यानी drying के बाद जो ज़ाहिर है वहाँ पे जो liquid phase है वो मुकम्मल तौर पर remove हो जाती है। This may be followed by other heat treatment steps. अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, this may be followed by, यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे अभी मैं बता रहा था कि बाज़ दफ़ा हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर मतलब जब ये स्टेप्स मुकम्मल हो गए हैं तो आप अपने मटेरियल का एनालिसिस कर सकते हैं। कंबस्चन अगर हो गई है, अगर आपने थिन फिल्म तैयार कर ली है जेल बनाने के बाद या सोल बनाने के बाद, तो आप जस्ट उसको ड्राई करें और ड्राई करने के बाद आप उसकी XRD करें। अगर उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो गया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फर्दर हीटिंग से जान छूट गई है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें फर्दर हीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कंबस्चन हुई है तो उसका टेम्परेचर कम था, या कंबस्चन हुई नहीं है, या आपने थिन फिल्म तैयार कर ली है और उस थिन फिल्म को अभी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला कि उसकी क्रिस्टलाइन फेज डेवलप हो सके, तो फिर इन कामों के लिए आपको उसकी अनीलिंग या कैल्सिनेशन वगैरह करनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप हो जाए मटेरियल का। तो ये बच्चों लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, जिसमें आपको जो ना मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है कि होता क्या है कि देखें यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे, कोई आप मेटल अल्क ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेटल अल्क ऑक्साइड है, सिलिकॉन OR आर के यहाँ पे ये अल्काइल्स होते हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये मेटल अल्क ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ये बना सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड SiOH प्लस ROH, यानी अल्काइल अल्कोहल बेसिकली बन गया ये वाला। और जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो ये जो दो हमारे पास सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आयन है ना, SiOH और SiOH, इनमें से ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये हमारे पास एक ऑक्सो ब्रिज बन जाएगा। सिलिकॉन दोनों तरफ सिलिकॉन है, दरमियान में ऑक्सीजन है, एंड वी गेट एन ऑक्सो ब्रिज। ऑक्सो ब्रिज इस तरीके से भी बन सकता है कि ये जो सिलिकॉन यानी जो मेटल अल्क ऑक्साइड है, ये जो डायरेक्ट है ना, ये जो यहाँ पे बना है SiOH, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ROH यानी मिथाइल अल्कोहल जो ना वो अलग हो जाएगा, या इथाइल अल्कोहल जो भी ये अल्काइल है जिस किस्म का, वो अलग हो जाएगा। और साथ हमारे पास जो ना ये जो ऑक्सो ब्रिज है ना, यानी सिलिकॉन डाई ऑक्साइड SiO2, यानी ये हमारे पास एक क्वार्ट्स का पार्टिकल बन गया, या जिसको आप सिलिका भी बोलते हैं, वो बन गया। तो इस तरीके से आप जो है ना कोई भी जो कंपाउंड है वो इस मेथड की मदद से तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं आज का लेक्चर जो है ना वो एंड करता हूँ। आज के लेक्चर के बारे में आप इसको गौर से पढ़ें, मैं अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो सेंड कर दूंगा, आप इसको गौर से सुने दोबारा से रिकॉर्डिंग को। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, जो पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप वो मुझे क्वेश्चन अपना ईमेल कर दें, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह कल का लेक्चर शुरू होने से पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। और
कह लें कि आप इसको फर्दर स्टडी के लिए इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर इस मेथड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो भी सोर्स आपको मतलब अवेलेबल है फर्दर नॉलेज के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। सर ये फीस के बारे में बता दीजिए में थोड़ा सर सा। सर ये सेमेस्टर ऑनलाइन ही रहेगा या फिजिकल होने के चांसेस हैं कुछ? बच्चे मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी एडवाइस करती है या गवर्नमेंट एडवाइस करती है ना, वैसे वैसे हम चलते हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी ने जो प्लान दिया ना, वो ये कह रहे हैं कि 7 जून तक तो ये ऑनलाइन ही होगा। 7 जून तक, ठीक है। अभी तक यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि 7 जून तक ये ऑनलाइन है। 7 जून से पहले पहले वो ये डिसाइड कर लेंगे कि 7 जून के बाद बच्चों को फिजिकल हम बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या कितने बच्चों को बुलाएंगे। ये मेरा ख्याल है कि हमें वो जून के फर्स्ट वीक में बता देंगे, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि 7 जून के बाद क्या सूरत हाल होगी। सर ये फीस का बता दीजिए जरा।